तो सेंट्री एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि हम इसे आज तो क्या आने वाली किसी भी वीडियो में डिस्कस भी नहीं करने वाले। बट वेट, अगर हम इसका डिस्कशन नहीं कर सकते तो कम से कम कंपेयर तो कर सकते हैं। तो आज हम सेंट्री रूपी झिंगुर या फिर झिंगुर रूपी सेंट्री, इसका कंपैरिजन करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल टीम ऑफ अर्थ अवेंजर्स के साथ। अब अवेंजर्स के पूरी की पूरी टीम से तो हम इसको लड़वा नहीं देंगे, वरना फिर अंतिम संस्कार के लिए इसकी बॉडी के पार्ट्स तक नहीं बचेंगे। सो हम यहाँ पे एक एक बंदे को, इंडिविजुअल बंदे को टकरवाएंगे सेंट्री से, क्योंकि अगर पूरी टीम गई तो क्या कल्याण होगा सेंट्री को मेरे को नहीं पता। और अगर सेंट्री के अंदर का वॉइड जाग गया तो फिर टीम का क्या कल्याण होगा वो तो सच में नहीं पता। तो इस अज्ञानता को माफ़ करते हुए और कॉमिक वर्स की आत्मा को बुलाते हुए चलिए शुरू करते हैं। So first of all we will discuss about the low powered Avengers versus Sentry। अब इन लो पावर्ड Avengers में आते हैं वो Avengers जिनकी पावर्स एक सिटी लेवल पे है या फिर पीक ह्यूमन लेवल पे। अब कॉमिक्स के अंदर पीक ह्यूमन भी बहुत ताकतवर होता है, तो समझ लो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये लोग भी। तुम जैसे 10 की हड्डियाँ पसलियाँ सब तोड़ के रख सकते हैं। जिनमें आते हैं कैप्टन अमेरिका, नताशा, हॉकाई। अब ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। लेकिन अगर ये सेंट्री से लड़ने जाते हैं तो सेंट्री की पंच की शॉक वेव भी इन तीनों को सुलाने के लिए काफ़ी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, तुम जा कर के कॉमिक्स पढ़ सकते हो और उन्हीं कॉमिक्स में तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि क्यों सेंट्री की शॉक वेव इन तीनों को ख़त्म कर सकती है। फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब कंपेयर कर लेते हैं सेंट्री को मिड पावर अवेंजर्स के साथ। और अगर तुम में से किसी का भी क्वेश्चन हो कि इतनी क्या जल्दी है, मतलब कि इतनी जल्दी निपटा दिया लो पावर्ड अवेंजर्स को, कम से कम इसके बारे में ही बात कर लेते। इसके बारे में तो हम बकवास भी सुन लेंगे, देन तुम सुन लोगे ना। आज मेरा बकवास करने का मूड नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं मिड पावर अवेंजर्स की, जिनमें आते हैं आयरन मैन, कैप्टन मार्वल विद बाइनरी फॉर्म और विदाउट बाइनरी फॉर्म एंड वंडा। अब रही बात कि वंडा का मिसकंसेप्शन क्या है, वंडा हाई लेवल पे है या मिड लेवल पे, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन मैन एंड कैप्टन मार्वल की। सो कैप्टन मार्वल मूवीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, बट कॉमिक्स के अंदर इसकी ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती है, क्योंकि अवेंजर्स के बनाए हुए क्लोन जो कि थॉर टाइप का दिखता था, यानी अवेंजर्स के बनाए हुए एक रोबोट जो कि बिल्कुल थॉर से मैच आउट करता था इन लुक, मतलब पावर्स पे नहीं, केवल लुक के बेसिस। एंड वो थॉर भी कैप्टन मार्वल को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज दे पाया था। इवन कैप्टन मार्वल मरते मरते बची थी उसके हाथों। और तुम समझ सकते हो कि अवेंजर्स में कौन इस तरह के रोबोट बनाने का काम करता है, क्योंकि अवेंजर्स में आधे से ज़्यादा मेंबर को तो टेक्नोलॉजी का टी तक नहीं पता। सो ऑफ कोर्स हमारे टोनी भैया ने इसको बनाया था। एंड टोनी के बनाए हुए सिर्फ एक रोबोट ने कैप्टन मार्वल को इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो नॉकआउट होते होते बची थी। हालांकि एट द एंड कैप्टन मार्वल ही जीती थी। फिर भी ह्यूमंस के बनाए हुए वेपन्स कैप्टन मार्वल को हर्ट ही नहीं बल्कि नॉकआउट तक कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स कैप्टन मार्वल को हाई लेवल रखने का कोई भी कारण नहीं है। सो डेफिनेटली वो इसी रैंक पे डिजर्व करती है। एंड इवन आयरन मैन ने अपने एक लेस पावरफुल सूट के साथ, जो कि उसका ब्लेडिंग है जामल, जो कि वो करेंटली यूज करता है, उससे भी कम पावरफुल था, उससे काफ़ी बुरी तरह से पिट चुकी थी। हालांकि इस बार भी कैप्टन मार्वल जीत गई थी, लेकिन तब भी काफ़ी कड़ा मैच था एंड ह्यूमंस के वेपन उसे हर्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन मेड वेपन्स कैप्टन मार्वल को नॉकआउट तक कर सकते हैं तो सेंट्रीज का क्या हाल करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब ज़्यादा ऊपर मत जाओ, मतलब बहुत बुरा हाल होगा, इसकी गारंटी है। और अगर हम बात करें सो कोल्ड पावर अप लेवल ऑफ कैप्टन मार्वल यानी कि बाइनरी फॉर्म की, वैसे बात तो नहीं करना चाहिए वरना मुझे सेंट्री का डेड सी सेंट्री या फिर वॉइड लेना चाहिए। फिर भी इफ़ वी कंसीडर बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल, तब भी वो हल्क के हाथों कुट चुकी है। एक एस्ट्रॉयड ने उसे नॉकआउट कर दिया था इन बाइनरी फॉर्म, तो यहाँ पे सेंट्री के सामने उसका कोई चांस नहीं बनता है। अब अगर बात की जाए आयरन मैन की, तो आयरन मैन कैप्टन मार्वल के इक्वली पावरफुल था अपने लेस पावर्ड सूट में। और जो उसका न्यू सूट है जिसे हम ब्लीडिंग एज आर्मर भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड कैप्टन मार्वल से भी ज़्यादा पावरफुल है। सो टेक्निकली कैप्टन मार्वल से ज़्यादा डैमेज आयरन मैन सेंट्री को देने वाला है। फिर भी सेंट्री काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है या फिर वर्चुअल इमोर्टल है, यानी कि फिजिकल अटैक से उसे मारा नहीं जा सकता, वो केवल मैजिकल एंड एनर्जी बेस्ड अटैक से ही वेपराइज या फिर मार सकता है। सो यहाँ पे नो चांस कि आयरन मैन उसे बीट कर देगा। और आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय करने में सेंट्री को कितना टाइम लगेगा ये मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला, तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। नाउ अगर अब बात की जाए वंडा की, तो देखो सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि वंडा इज नॉट स्कारलेट विच, जबकि स्कारलेट विच वंडा है बट वंडा स्कारलेट विच नहीं है, क्योंकि स्कारलेट विच एक अनादर फॉर्म ऑफ वंडा या फिर कह सकते हो एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वंडा। और मैं स्कारलेट विच को हाई लेवल में इंक्लूड कर लूँगा, सो डोंट वरी। तो अगर हम वंडा की बात करें तो वंडा की जो मेन पावर है वो है टेलीकाइनेसिस एंड टेलीपैथी।
जिनको तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो क्या कर सकती है, लाइक किसी का भी माइंड कंट्रोल एंड उसके साथ साथ टेलीकाइनेसिस की मदद से भारी से भारी चीज़ों को भी काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। अब अगर इन पावर के साथ वो सेंट्री से भिड़ने जाती है तो पहले तो सेंट्री उसे बड़े आराम से स्पीड ब्लिच कर देगा, यानी इवन वंडा उसे देख तक नहीं पाएगी, अपनी पावर्स यूज तक नहीं कर पाएगी एंड सेंट्री उसे नॉकआउट कर चुका होगा। फिर भी अगर सेंट्री ऐसा तब भी नहीं करता तो भी वंडा के कोई भी ऐसे पावरफुल ब्लास्ट नहीं है जो उसे वेपराइज कर दे, बिकॉज वो इमोर्टल है काफ़ी पावरफुल लेवल पे। एंड अगर कर भी देता है तो उसके पास मॉलिक्यूलिक रीजनरेशन है, सो नो डाउट कोई भी अटैक उस पर फ़र्क तक नहीं पड़ेगा एंड उसका सिर्फ सिंगल अटैक वंडा के लिए काफ़ी है। और तो मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दूंगी क्यों सेंट्री वंडा को बीट कर सकता है, तो वो ये है कि बड़े आराम से गॉड ऑफ थंडर ने सिर्फ अपने एक म्योनिर हिट के साथ विजन और वंडा दोनों को एक साथ नॉकआउट कर दिया था। एंड अगर अब थॉर अपने एक ही म्योनिर हिट के साथ इन दोनों को नॉकआउट कर सकता है, अब वो कैसे, उसके लिए तुम्हें स्टोरी लाइन पढ़नी पड़ेगी जो तुम पढ़ सकते हो। तो सेंट्री बड़े आराम से इन दोनों, इनफैक्ट वंडा अकेली है यहाँ पे, तो उसका कचुम्बर बना सकता है। सो इवन इन मिड पावर लेवल पे भी कोई भी सेंट्री को लगभग 10% का भी डैमेज नहीं दे सकता। प्रोबेबली वंडा कर दे, बट वंडा को इसके लिए स्कारलेट पावर्स यूज करनी पड़ेंगी जिनमें केओस मैजिक भी आता है, जो कि हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज सी इज वंडा नॉट स्कारलेट विच। तो अब बात कर लेते हैं हाई लेवल अवेंजर्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हरे भरे पहाड़ की। अब ये जो हरा भरा पहाड़ है ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उससे पहले हमें दो अंतर समझने पड़ेंगे कि इंस्टेंटली ट्रांसपोर्टेड हल्क या फिर ट्रांसफर्ड हल्क और एंग्री हल्क के बीच में। अब इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड हल्क यानी ब्रूस बैनर को अभी गुस्सा आया या फिर वो जैसे भी है वो हल्क में ट्रांसपोर्ट हो गया, तो अब ये जो हल्क पे ट्रांसपोर्ट हुआ है ये कम पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू दैट हल्क जो 3 घंटे पहले ट्रांसपोर्ट हो गया था। यानी कि टेक्निकली हल्क जितना टाइम तक हल्क बना रहेगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। एंड एंग्री हल्क का मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए वो हल्क है, कंटिन्यूसली हल्क में ही था, लड़ रहा था एंड एंग्री हो चुका है। तो अगर अब बात की जाए इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड हल्क वर्सेस सेंट्री की, तो बिलीव मी और नॉट बट ब्रूस बैनर इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ था हल्क पे एंड थॉर ने विदाउट म्योनिर उसे पेल दिया था, लिटरली विदाउट म्योनिर, बिना म्योनिर का यूज किए उसने उसके स्ट्रेंथ को इजीली राइवर करके उसे पेल दिया। यानी अगर थॉर कर सकता है वो भी बिना म्योनिर के, तो सेंट्री ऑफ कोर्स कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू एंग्री हल्क तो यहाँ पे सेंट्री की बस की बात नहीं है उसे बीट करना, लेकिन हम ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हल्क उसे बीट कर देगा, क्योंकि टेक्निकली वो वर्चुअल इमोर्टल है, यानी उसे फिजिकल अटैक से तो मारा तो जा ही नहीं सकता एंड हल्क के पास कोई मैजिकल या फिर एनर्जी बेस्ड अटैक नहीं है। सो टेक्निकली अगर एंग्री हल्क कभी भिड़ता है सेंट्री के साथ तो हाई चांसेस है कि हल्क उस पर भारी पड़ सकता है, इवन उसे नॉकआउट तक कर सकता है। फिर भी आई विल वोट फॉर ड्रॉ। एंड ऐसा ही हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हल्क एंड सेंट्री के बीच में फाइट हुई थी। अब वो प्रॉपर फाइट नहीं थी, फिर भी एक रफली आइडिया तुम्हें दे सकती है, क्योंकि एंग्री हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क से तो कम ही पावरफुल है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टीफन स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब कुछ लोग सेंट्री को वोट कर रहे होंगे जबकि कुछ लोग डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज को ही वोट कर रहे होंगे, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें आना हो तो आना मत, क्योंकि अगर तुम बीच में आ गए तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी प्रजाति को दोनों लोग ख़त्म कर देंगे। सो दूर रहना। वो एक होता नहीं है, लेबल लगा देते हैं दूर से कि ये खतरे से खाली नहीं, यहाँ से थोड़ी दूरी बना के रखे वरना आपका वजूद मिटने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बाय द वे, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सेंट्री से भिड़ते हैं तो यहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास 2 कंडीशन होगी। एक, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नॉर्मल पावर्स के साथ रहे एंड दूसरी में वो डार्क डायमेंशन से पावर चैनलाइज करे। अब टेक्निकली डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स के साथ सेंट्री को बीट नहीं कर सकता। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े आराम से स्प्लिट पिच हो जाएगा बाय सेंट्री, क्योंकि सेंट्री की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इतनी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑब्जर्व तक नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो मैजिकल पावर्स हैं वो सेंट्री को मारने के लिए काफ़ी नहीं है, जबकि सेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड साथ ही साथ पावरफुल कैरेक्टर है। बट अगर हम कंसीडर करें डॉक्टर स्ट्रेंज विद डार्क डायमेंशन पावर्स तो यहाँ पर बवाल मचने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन की पावर से डोमामू जैसे ओवर पावर्ड बीइंग को भी बीट कर चुके हैं, वो भी विदाउट आई ऑफ अगामेटो। यानी उसमें आई ऑफ अगामेटो को बिना यूज किए डार्क डायमेंशन की पावर्स की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोमामू तक को बीट किया है एंड डोमामू बड़े आराम से सेंट्री का वजूद मिटा सकता है। सो डार्क डायमेंशन के पावर चैनलाइज करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली एक गॉड बन जाते हैं। इवन उनकी फिजिकल पावर्स यानी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। सो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज अगर डार्क डायमेंशन से पावर चैनलाइज करते हैं तो वो सेंट्री को मार सकते हैं। अब मैं डेथ बैटल की बात नहीं करूंगा, बट एक एपिक बैटल में बड़े आराम से डार्क डायमेंशन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बीट कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं स्कारलेट विच की। अब तुम में से कई लोगों ने स्किप किया होगा
तो किया ही होगा, मतलब तुमने फिर वंडा वाला पार्ट ही नहीं देखा, और जब देखा ही नहीं तो तुम स्कारलेट विच वाला तो देख ही सकते हो। और जिन्होंने स्किप नहीं किया उन्हें पता है कि मैं वंडा इन स्कारलेट विच बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ। तो स्कारलेट विच क्या है, तो देखो टेक्निकली वंडा की जो पावर्स हैं वो है टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस, और स्कारलेट विच की जो पावर्स हैं वो है टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस प्लस रियलिटी वॉपिंग एंड केओस मैजिक। अब तुम समझ जाओ कि वो कितनी ज़्यादा और पावर हो जाती है। अब टेक्निकली वंडा स्कारलेट विच है, मैं तुम्हें अगर मूवीज़ का एग्जांपल दूँ, वैसे कॉमिक कंपैरिजन है फिर भी ले लो, फिर ही मैं बांट रहा हूँ, फिर का ज्ञान ना नहीं करते। अब अगर बात करें मूवीज़ की ही, तो मूवीज़ में जो इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम तक दिखी है वो वंडा है, लेकिन अब जो हमें दिख रही है वो स्कारलेट विच है। और विच मतलब कि चुड़ैल, अब चुड़ैल सच में बनने वाली है और सबका खात्मा कर देगी। तो अवेंजर्स के अंतिम संस्कार की डेट बाद में निकालेंगे, अभी थोड़ा कॉमिक्स में वापस आ जाते हैं, बात करते हैं सेंट्री वर्सेस स्कारलेट विच की। तो डेफिनेटली सेंट्री के खिलाफ में स्कारलेट विच के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि पहली बात तो स्कारलेट विच प्योर अवेंजर नहीं है। सो स्पाइडरमैन ने जो डायलॉग बोला था ना कि सेंट्री मोस्ट पावरफुल है, नंबर 1 है, जो भी है वो स्कारलेट विच के लिए अप्लाई नहीं होता है। एंड वैसे भी स्कारलेट विच के पास जो टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी एंड एवरी पावर है वो काफ़ी हाई लेवल पे एक्सीड कर चुकी है वंडा के कंपेरेबली, एंड उसे सिर्फ नो मोर सेंट्री बोलना है, इसका कल्याण हो जाएगा। और चलो ये वाला जादू काम नहीं करता तो उसके पास बहुत सारे टोना टोटके हैं, काला जादू भी जानती है एंड डार्क वोल्ड बुक्स, ये सब वो कॉमिक्स में पढ़ चुकी है। और अगर ये भी कम पड़ जाए तो वो मैनुअली रियलिटी वॉपिंग करके सेंट्री को रियलिटी से इरेज कर सकती है, क्योंकि ये वही वंडा है जिसने म्यूटेंट्स की 99% रेस को बड़े आराम से उड़ा दिया था। तो सेंट्री को उड़ाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट ध्यान रखना वंडा स्कारलेट विच में डिफरेंस है, एंड वंडा ही टेक्निकली अवेंजर्स की रियल मेंबर है, जबकि स्कारलेट विच अ टाइप ऑफ विलन है। तो अब बात कर लेते हैं ग्लैडिएटर वर्सेस सेंट्री की। तो वैसे भी इन दोनों की ऑलरेडी एक फाइट हो चुकी है जिसमें सेंट्री फाइट जीत चुका था, एंड वैसे भी रफली कंपैरिजन में ग्लैडिएटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों में कम है एज कम्पेयर टू सेंट्री, और इसको मैंने अपने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन भी किया था, अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो कर लेना। और रही बात सेंट्री वर्सेस ग्लैडिएटर की और आगे तक, तो ग्लैडिएटर का कॉन्फिडेंस उसकी पावर्स को ज़्यादा इन्हेंस करता है, बट सेंट्री चूँकि इमोर्टल है प्लस उसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ है, जो कि इवन वोल्वरिन एंड डेडपूल से भी ज़्यादा हाई है। ध्यान से सुन लो, वोल्वरिन एंड डेडपूल से भी ज़्यादा पावरफुल हीलिंग फैक्टर है इसके पास, सॉरी रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ है इसके पास। सो डेफिनेटली ये बड़े आराम से ग्लैडिएटर को बीट कर देगा, बड़े आराम से, मतलब बहुत ही आराम से। अब अगर बात की जाए लास्ट कैरेक्टर की, तुम्हें पता है मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। तो अब अगर बात की जाए लास्ट अपोनेंट की, तो नन अदर देन द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। अब ये उसे बीट कर पाएगा या फिर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इवन सुपरमैन वर्सेस थॉर में जितना कम्प्लेक्सिटी नहीं है उससे भी ज़्यादा है थॉर वर्सेस सेंट्री में, क्योंकि सेंट्री टेक्निकली वर्चुअल इमोर्टल है, यानी कि उसे फिजिकल हिट से तो मार नहीं सकते, बट थॉर एक एनर्जी बेस्ड कैरेक्टर है, एंड ये मार्वल खुद क्लियरिफाई कर चुका है। लाइक हल्क रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, उसी तरह वंडा एंड थॉर रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन को, यानी कि थॉर फिजिकली इतना स्ट्रांग है वो तो है ही, बट जो उसका मेन सिंबल है जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो है एनर्जी प्रोजेक्शन। यानी थॉर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इन्फिनाइट, बंच ऑफ इन्फिनिटी जो भी है वो तो है ही, लेकिन उसकी जो एनर्जी प्रोजेक्शन है वो इससे भी हाई लेवल पे है। एंड उसके पास दो बहुत ही और पावर अटैक हैं, जैसे कि स्पिरिट ऑफ थंडर एंड गॉड ब्लास्ट, जो कि सेंट्री को काफ़ी हद तक नॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कैजुअल बैटल की बात की जाए तो इन दोनों में आई थिंक सेंट्री को अब फाइट जीतना ऑब्वियस होना चाहिए था। एज यूजुअली सेंट्री इमोर्टल है, उसके पास थॉर के कंपैरेबली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी है, सो डेफिनेटली सेंट्री को ही फाइट जीतनी चाहिए। बट इन दोनों के बीच में आज तक 4 से 5 बैटल हुई थी, जिनमें से 3 बार तो शायद ड्रॉ हो गया था, एंड 2 बार थॉर जीता था फाइट में, एंड 1 बार वॉइड के साथ हुई थी। यानी इवन दो कि सेंट्री मोर पावरफुल है देन थॉर, तब भी फाइट्स थॉर जीत चुका है सेंट्री के खिलाफ में। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो ये सुपर हीरोज है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लाइक थॉर, हल्क एंड सुपरमैन, इनकी पावर्स कोई मेजरमेंट के थ्रू नापी नहीं जा सकती, ये प्लॉट के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यानी अगर प्लॉट चाहता है कि इन्हें मल्टीवर्सल लेवल पावर्स चाहिए तो इनके पास आ जाएगी, अगर प्लॉट में मतलब कोई सामने ओवर पावर्ड कैरेक्टर जो कि आउटर वर्सल लेवल है तो भी आ जाएगी। मतलब कोई मतलब नहीं है कि इनके पास कितनी पावर है, बट प्लॉट के अकॉर्डिंग इनकी पावर कम ज़्यादा होती रहती है। बट एज यूजुअली मुझे सेंट्री वर्सेस थॉर में किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट सेंट्री को जाएगा। फिर भी थॉर सेंट्री को बीट कर चुका है, ये बात मैं क्लियरिफिकेट कर दूँ। एंड थॉर के पास है गॉड ब्लास्ट एंड उसके साथ साथ स्पिरिट ऑफ थंडर, जो कि सेंट्री को नॉकडाउन कर सकता है। सो ओवरऑल थॉर वर्सेस सेंट्री एक कैजुअल बैटल में मेरा वोट सेंट्री को साथ जाएगा, जबकि थॉर ने 2 बार सेंट्री को बीट किया तब भी। मतलब क्यों जा रहा है वो मेरा मन है, बाकी तुम समझ लो। लेकिन एक डेड बैटल में आई थिंक गॉड ब्लास्ट की वजह से थॉर के पास एक एज है।
सो ये वो चार्ट है जिसमें सारे सुपर हीरोज हैं, जिनमें मैंने ये क्लेरिफिकेट कर दिया कि एक एपिक बैटल या फिर डेथ बैटल में कोई सेंट्री को बीट कर सकता है या फिर नहीं।